Hello dear students, what's going on? Hope everything will be fine. This is virtual video session of your class 10 subject science. Chapter 6 is lab process and our today topic is topic autotrophic nutrition. Myself MD Asif. So let's start. टॉपिक 6.2 इज न्यूट्रिशन इन हिंदी पोसड। हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो न्यूट्रिशन की हिंदी होती है पोसड। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको लेके चल रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं चलिए क्या है। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, जब हम वॉक करते हैं यानी कि चलते फिरते हैं और एक बाइसिकल को राइड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो हम एनर्जी का यूज करते हैं, जाहिर सी बात है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई ऐसी अपेरेंट एक्टिविटी नहीं करते तब पर भी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, तब पर भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी के अंदर के स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजी हैं, उनको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट लाइन इज हियर गिवन वी आल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, हमें बाहर से मटेरियल की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू ग्रो, क्या करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, बॉडी को डेवलप विकास करने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण कराने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी, और दूसरे जो पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर जरूरी है उनके लिए भी मटेरियल की हमें बाहर से जरूरत पड़ती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वी ईट, तो ये सारे जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, ग्रो डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन और दूसरे सब्सटेंस के लिए, इनका मेन सोर्स जो होता है वो जो हमारा फूड होता है, जो हम ईट करते हैं, उसी के थ्रू हमको मिल जाती हैं सारी चीजें। ओके, सो आइए आगे देखते हैं क्या टॉपिक दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, सजीव जीवधारी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहला मोड, पहले टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है, ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स की हिंदी होती है स्वपोषी। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, जो कि उनको ये इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है सिंपल फूड मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं। कहाँ से इनको मिलता है सिंपल फूड मटेरियल, इनऑर्गेनिक सोर्स से, यानी कि अकार्बनिक स्रोत से। किस रूप में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में, और इसका यूज करके फोटोसिंथेसिस कराते हैं। एक्चुअल में क्या कौन सा प्रोसेस कराते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स, इन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कहीं कहीं, और ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ये टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ओके, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, इनके अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं और बैक्टीरिया आती हैं। ओके, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गिवन हियर, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स की हिंदी होती है विषमपोषी। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इस तरह के ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रोक करना छोटे सिंपलर वन में जरूरी है बिफोर दे कैन यूज फॉर अपकीप, ताकि इनको यूज किया जा सके एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और इनके थ्रू बॉडी का ग्रोथ हो सके। To achieve this, organism use biocatalyst called enzyme. इसके लिए ऑर्गेनिज्म बायोकैटालिस्ट का यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एंजाइम। तो यानी कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए सिंपलर वन में एक की बायोकैटालिस्ट का यूज करते हैं जिनका नाम क्या होता है, एंजाइम। इस लाइन को आप याद करेंगे, व्हाट इज एंजाइम, क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन राइट डाउन हेटरोट्रॉप्स यूज biocatalyst to break down complex food substances into simpler one is known as enzyme। यानी कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये बायोकैटालिस्ट का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर वन में ब्रेक करने के लिए, और इन्हीं को हम एंजाइम बोलते हैं। इस लाइन को आप अच्छे से राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, सो गॉट इट एंड डस्ट इट।
अगले देखते हैं क्या दिया गया है। दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो इस आधार पर जो हेटेरोट्रॉप्स का सर्वाइवल होता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। इनको जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मिलता है ये ऑटोट्रॉप से ही ऑब्टेन करते हैं ये। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का आप बताया जरा कि इसमें कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो इनमें एनिमल आते हैं और फंगी आती हैं। ओके, अगला हमारा टॉपिक है टॉपिक 6.2.1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोसड। तो देखते हैं क्या है इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, तो देखते हैं वन बाय वन क्या दिया गया है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं ऑटोट्रॉप्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इनका ये जो रिक्वायरमेंट होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, ये फोटोसिंथेसिस यानी कि एक स्पेशल प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनका ये रिक्वायरमेंट जरूरत पूरी होती है। ओके, material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। जो मटेरियल ये सिंपलर वन मटेरियल लेते हैं ऑर्गेनिक सोर्स से, अभी हमने आगे बात की थी, मतलब पीछे बात कर चुके हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं carbohydrate में। Material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। ये मटेरियल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में और इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। बच्चों क्लोरोफिल क्या होता है मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स मेसोफिल सेल। ओके, यानी कि लीफ के मेसोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जो कि लाइट की एनर्जी को ट्रैक करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ओके, the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch। और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्लांट यूज नहीं करते, अगर एक्सेस बन गया ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो उसको स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, मंड की फॉर्म में, which serve as internal reserve to be used as when required by the plant। और ये स्टार्च जो कि स्टोर होता है ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व का काम करता है प्लांट के अंदर में। जो प्लांट को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये फिर स्टार्च को यूज करते हैं प्लांट्स। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे की लाइन दी गई है बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। So student, given here the next and important line, so focus on it। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन जैसे प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी भी जो एनर्जी फूड से हम स्टोर मतलब एनर्जी लेते हैं फूड से, तो अगर एक्सेस फूड होता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको हमारी बॉडी किसके फॉर्म में स्टोर कर लेती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं अब आपको, इज इट क्लियर? सो राइट डाउन एंड लर्न। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए आप। जो प्लांट्स होते हैं ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का स्टोर अपनी बॉडी के अंदर स्टार्च के रूप में करते हैं। जब एनिमल जो होते हैं ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का स्टोर अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी रिजर्व के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च एंड इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। सो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप अच्छे से याद करेंगे। ओके, सो आगे देखते हैं क्या दिया गया है बच्चों। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। The following events occur during this process। आइए देखते हैं एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या हैपन होता है, क्या घटित होता है। The following events occur during the process, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर सामने यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। सो देखते हैं क्या है। Here is CO2 and H2O, जैसा कि हमको पहले बताया गया है, 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। एक्चुअली में बच्चों ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बातें पूरी हो रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर रहे हैं प्लांट्स
और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, और साथ ही साथ 6O2 निकल रही है, ऑक्सीजन, जो कि हम रिस्पायर करते हैं, और 6H2O बनता है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 6CO2 plus 12H2 in the presence of chlorophyll and sunlight yields glucose C6H12O6 and 6O2 plus 6H2O. This is the most important equation, so every student write down and learn. एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो O2 आ रही है ऑक्सीजन, इसको हम रिस्पायर करते हैं, डिफ्यूज होता है स्टोमेटा के थ्रू और बाहर एटमॉस्फेयर में आता है, इसी को हम रिस्पायर करते हैं, इसी के थ्रू हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो O2 निकलता है, ये एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता बच्चों, ये आता है वाटर से। यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो वाटर से बनती है। ओके, सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन दिस इक्वेशन एंड लर्न। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अगला टॉपिक हमारा दिया गया है, मतलब इवेंट्स दिए गए हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर के। तो देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला इवेंट्स है कि लाइट एनर्जी का ये एब्जॉर्प्शन करते हैं क्लोरोफिल के थ्रू। ओके, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। तो पहला इवेंट है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को यूज करता है और इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिर केमिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। थर्ड रिएक्शन हमारा दिया गया है बच्चों, थर्ड इवेंट्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप केमिकल रिएक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसी एनसीईआरटी क्लास 10th में ही, कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हुई है वाटर से बनी है स्प्लिट होकर के, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बच्चों जुड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा रही है और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है। तो तीन स्पेशल इवेंट्स होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल करती है। दूसरे में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये हाइड्रोजन जो होता है ये रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को थर्ड स्टेप में, और इससे बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस एक के बाद एक हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता क्या है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी, जैसे डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में अपटेक करते हैं, लेते हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट बनाते हैं कैम साइकिल के अंदर, मैलिक एसिड बनाते हैं। आप जब आगे कैम साइकिल मैंने एक वर्ड लिया है, तो आप 11th में जब पढ़ोगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको फिजियोलॉजी में क्लियर कराई जाएगी, प्लांट फिजियोलॉजी में जब बायोलॉजी जो पढ़ेगा। तो आप ध्यान इतना रखिए कि डेजर्ट प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड टू नाइट में ये ले लेते हैं प्लांट्स, लेकिन तुरंत इसको कार्बोहाइड्रेट में नहीं कन्वर्ट करते, ये एक इंटरमीडिएट बनाते हैं पहले, और यही इंटरमीडिएट जब सनलाइट आती है ड्यूरिंग डे क्लोरोफिल के थ्रू, तो एनर्जी लाइट एनर्जी का यूज करके एब्जॉर्ब करके ये फिर इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी। Desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं डेजर्ट प्लांट और इंटरमीडिएट बनाते हैं, और दिन के समय जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी, तो इसको फिर ये कन्वर्ट कर देते हैं फूड के यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके, सो एवरी स्टूडेंट write down all the events occurs during the photosynthesis. Our next topic is, let's focus on it. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for the photosynthesis। कौन कौन से components involve होते हैं photosynthesis में, उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, फिगर 6.1 ऑफ योर एनसीईआरटी, फिगर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में 6.1 नंबर का फिगर है। यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, तो स्लीप की क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनके अंदर आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। ग्रीन डॉट्स, दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स। एक्चुअल में ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं बच्चों, एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होती है, आप सेल ऑर्गेनेल 9th में पढ़े हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल फाउंड्स इन द some cells that is known as mesophyll cells of the leaves, which
contains green dots that are cell organelle, is chloroplast, and which contains chlorophyll pigment. Let us see how the plant obtains carbon dioxide. आइए देखते हैं प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा यानी कि रंध्र विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स स्टोमेटा क्या होते हैं फिगर आप 6.3 अभी मैं फिगर दिखाऊंगा ध्यान से देखते रहिए आप बस फोकस किए रहिए और लर्न करने इसको राइट करेंगे फिर लर्न भी करेंगे स्टोमेटा विच आर टीनी पोर्स स्टोमेटा जो होते हैं वो टीनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑफ लीव सरफेस ऑफ द लीव्स आपको राइट करने के लिए मैं एक बता दे रहा हूँ आप जब राइट करने लगे तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और राइट करने के बाद फिर आगे आप वीडियो बढ़ा लिया करिए स्टोमेटा विच आर टीनी पोर्स तो स्टोमेटा जो होते हैं ये टीनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर और मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इन पोर्स के थ्रू मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem roots and leaves as well तो इस चीज और ध्यान देने की बात है बच्चों की गैसेस एक्सचेंज केवल स्टोमेटा के थ्रू ही नहीं होता और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर स्टेम्स होती हैं रूट्स होती हैं लीव्स होती हैं जिनके थ्रू भी क्या होता है लीव गैसेस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में CBSE में तो इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल जो गार्ड सेल होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ पोर्स स्टोमेटा के पोर को ओपनिंग और क्लोज करने का फंक्शन कौन करता है गार्ड सेल यानी कि रक्षक कोशिका These guard cells swell when water flow into them. इस गार्ड सेल के अंदर जब वाटर आ जाता है तो ये स्वेल कर जाती हैं फूल जाती हैं जाहिर सी बात है जहाँ पानी भरेगा उस जगह फूल जाएगी तो गार्ड सेल काजिंग स्टोमेटल ओपन स्टोमेटल पोर ओपन इसके थ्रू स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है बच्चों जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है सिमिलरली इसी तरह से द पोर क्लोजेज और इसी तरह से पोर क्लोज हो जाता है इफ द गार्ड सेल श्रिंक यानी कि गार्ड सेल जब श्रिंक हो जाती है यानी कि शिथिल हो जाती है इसके अंदर का पानी निकल जाएगा तो पोर क्या हो जाता है बंद हो जाता है तो इस लाइन को आप अच्छे से लिख के याद करेंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग कौन परफॉर्म करता है गार्ड सेल स्वेल जब करती है तो वाटर इसके अंदर यानी कि आ गया है causing the stomatal pore open similarly the pore closes if the guard cell shrink इसी तरह से जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है पानी निकल जाता है गार्ड सेल के अंदर का तो स्टोमेटा का पोर क्लोज कर जाता है बच्चों चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर अब दिया गया फिगर को थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे देखते हैं क्या है फिगर पहला फिगर दिया गया फिगर 6.1 क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ इसको आप देख सकते हैं एक लीफ है लीफ के अंदर मिड रिब है और मिड रिब सेंट्रल वेन को बोलते हैं ये लैमिनार लिप ब्लेड है जो लिप पत्ती का चौड़ा भाग होता है जो हरा हरा हमको पूरा दिखाई पड़ता है उसको लैमिनार लिप ब्लेड बोलते हैं इसके अंदर एक सेंट्रल वेन जैसी एक नस जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको मिड रिब बोलते हैं और साइड वेन्स को वेन बोलते हैं मिड ड्रिप को यहाँ से काटा है मिडल से इसका क्रॉस सेक्शन बनाया लीफ का तो इसमें आप मिड ड्रिप के अंदर देख सकते हैं फ्लोएम है और जाइलम है जिसको कि हम वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं बच्चों वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है फ्लोएम प्लस जाइलम फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है अभी हम जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हमको सब कुछ पढ़ाया जाएगा अभी देखते हैं फ्लोएम क्या है फ्लोएम एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों फूड का ट्रांसपोर्ट जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पत्तियों से सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है प्लांट्स के जाइलम का क्या फंक्शन है बच्चों जाइलम एक ये भी वेस्कुलर टिश्यू है ये क्या कंडक्ट करता है वाटर को जो कि रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट पौधों की जड़ें जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं उनको पत्तियों तक और अदर पार्ट्स में कौन पहुंचाता है बच्चों जाइलम तो फ्लोएम और जाइलम मिलकर के वेस्कुलर बंडल हो गया यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं ये कुछ सेल्स हैं सेल्स के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल है पत्ती के तो पत्तियों के ऊपर एक क्यूटिकल पाई जाती है वैक्सी और अपर एपिडर्मिस है इसको एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं और यहाँ पर नीचे लोअर एपिडर्मिस है लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एक चीज आप ध्यान सकते हैं यहाँ पर स्टोमेटा दिखाया गया अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा नहीं है तो लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल बोलते हैं अपर को एडैक्सियल बोलते हैं बीच में कुछ सेल्स है जिनको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं और यहाँ पर कुछ एयर स्पेस है और यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में एक पोर है जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं और इस पोर को कौन कवर किया है सराउंड किया है गार्ड सेल के अंदर भी कुछ ग्रीन डॉट्स हैं यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्लोरोफिल और यहाँ पर ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर भी ग्रीन डॉट्स हैं इसको भी हम क्या बोल दिए सेल ऑर्गेनेल दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो कि पिगमेंट होता है और क्या करता है ये एब्जॉर्ब करता है सन की लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में
ओके, इस फिगर को अच्छे से आप ड्रा करेंगे और एक एक इसकी जो टैगिंग की गई है सबको आप ध्यान रखेंगे। Our next figure is figure 6.3. A इसमें है ओपन एंड बी है इसमें क्लोज स्टोमेटल पोर। तो ओपन स्टोमेटा की कंडीशन में आप देख सकते हैं स्टोमेटल पोर ओपन हुआ है, क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल यहाँ पर फुली हुई यानी कि इसके अंदर वाटर है, और इसके अगल बगल की जो सेल होती हैं बच्चों गार्ड सेल की, इसको सबसाइटरी सेल बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, गार्ड सेल के अंदर, और यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर क्या भर गई है बच्चों, पानी। तो ये इसका स्टोमेटा का पोर ओपन है। यहाँ पर गार्ड सेल थोड़ा सा श्रिंक कर गई है, पचकी दिख रही है हमको, तो इसका पोर स्टोमेटा का क्लोज है। तो ये फिगर आप ध्यान रखेंगे और ये फिगर एग्जाम में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। व्हेन गार्ड सेल intake water, it goes flaccid and pore open. When guard cell removes water, guard cell shrink and stomatal pore closes. Okay, so आगे देखते हैं क्या है। आगे खत्म हमारा टॉपिक ये ऑर्थोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो सभी स्टूडेंट राइट डाउन एंड लर्न। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपको बताते जाऊं कि आप सभी लाइंस को अच्छे से लिखेंगे वीडियो पॉज कर करके और लर्न करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लर्न करिए और इसका नोट्स आप अच्छे से तैयार करिए, प्रिपेयर करिए नोट्स, prepare your notes on your notebook gently, fairly, okay, and send it for initials. So every student write down, and most important one, focus on learning. So okay, thank you very much.